नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, देशभक्त सेनापति पार्ट 3। कुछ सोचकर वनराज ने वहां रुकना उचित नहीं समझा और आगे बढ़ने लगा। लेकिन काफ़ी देर तक लगातार चलने रहने के पश्चात भी उसे ना तो फिर कोई इंसान ही दिखाई दिया और ना ही कोई इमारत। अब वह भूख प्यास और थकान से निढाल भी हो गया था। उफ, दूर दूर तक आबादी का कोई चिन्ह दृष्टिगोचर नहीं हो रहा। यदि शीघ्र ही कुछ खाने पीने को ना मिला तो घुट घुट कर मर जाऊंगा। अचानक उसे साधु के कटे सर का ध्यान आया, जिसने चलते वक्त कहा था, बहादुर वनराज, किसी चीज में थाल में पड़ा रक्त भर लो। मुसीबत के समय इसकी एक एक बूंद तुम्हारे काम आएगी। पता नहीं साधु बाबा ने ऐसा क्यों कहा था। भला रक्त की ये बूंदें ऐसी अवस्था में मेरी क्या मदद कर सकती हैं? मुझे तो इस समय कुछ भोजन और पानी की सख्त आवश्यकता है। वनराज ने तुरंत वह डिबिया कमरबंद से निकाली और उसे खोलकर देखने लगा। तभी कमजोरी के कारण उसका हाथ कांपा और डिबिया से एक बूंद रक्त निकलकर जमीन पर गिर पड़ा। तुरंत जैसे चमत्कार हुआ, जहां रक्त की बूंद गिरी थी वहां से लाल रंग का धुआं उठा और पलक झपकते ही वह धुआं मानव कंकाल के रूप में परिवर्तित हो गया। मेरे शरीर के स्वामी, कहिए आपको मेरी आवश्यकता किस लिए आ पड़ी? मैं पिशाचों का बादशाह हूँ। आपका प्रत्येक हुक्म मैं चुटकी बजाते ही पूरा कर सकता हूँ। लेकिन कुछ बोलने से पहले ही वनराज भूख और प्यास से बेहोश होकर धरती पर लुढ़क गया। यह देख कंकाल ने उसके निकट पहुंचकर पहले उसे हिला डुलाकर देखा, फिर उसे बेहोश पा अपने हाथ में रखी डिबिया को बंद करके उसके कमरबंद में रखा और उसे गुड्डे के समान अपने दोनों हाथों में उठाकर हवा में एक और उड़ने लगा। थोड़ी ही देर बाद कंकाल बेहोश वनराज को लेकर एक नदी के किनारे उतरा। नीचे उतरते ही उसने वनराज को नदी के किनारे धरती पर लिटाया और अपना एक हाथ हवा में फैलाया। तुरंत ही उसके फैले हुए हाथ में एक बर्तन दिखाई देने लगा। बर्तन में पानी भरकर कंकाल ने जैसे ही वनराज के चेहरे पर छिड़का, उसने करहा कर आंखें खोल दी। आह, मैं कहाँ हूँ? पानी! लो मालिक, यह पानी पी लो। इसके पीते ही तुम तुरंत स्वस्थ हो जाओगे। न जाने उस शीतल जल में ऐसा क्या चमत्कार था कि उसको पीते ही वनराज को अपने भीतर एक अद्भुत शक्ति समाती महसूस हुई और देखते ही देखते वह स्वयं को बिल्कुल स्वस्थ और तरोताजा महसूस करने लगा। तुम कौन हो मित्र, और मेरी सहायता क्यों कर रहे हो? मैं पिशाचों का बादशाह हूँ और आपके हुक्म का गुलाम हूँ मालिक। कहिए, अब आपकी अवस्था कैसी है और मेरे लिए क्या आज्ञा है? अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई, लेकिन मुझे बड़े जोरों से भूख लग रही है। क्या तुम सबसे पहले मेरे लिए कुछ खाने का प्रबंध कर सकते हो? सुनकर कंकाल ने तुरंत जमीन पर हाथ फेरा। अगले ही पल वहां एक साफ दरी पर तरह तरह के स्वादिष्ट भोजन सोने की थालियों में सजे दिखाई देने लगे। लीजिए मेरे मालिक, भोजन ग्रहण कीजिए। वाह! वनराज ने उठकर भोजन किया। भोजन करते ही उसे नींद सताने लगी। अब मेरे लिए क्या आज्ञा है मालिक? भाई, मुझे तो अब बड़े जोरों की नींद आ रही है। यदि तुम कुछ कर सकते हो तो मेरे लिए बिस्तर का प्रबंध कर दो। अभी लीजिए मेरे मालिक। कंकाल ने एक बार फिर हवा में हाथ घुमाया। हाथ घुमाते ही वहां एक नर्म, मुलायम और गुदगुदा बिछौना दिखाई देने लगा। आप जब तक चाहे यहाँ आराम कीजिए मालिक, और जब मेरी आवश्यकता पड़े मुझे बुला लीजिए। ठीक है भाई, वनराज ने कहा और कंकाल वहां से अदृश्य हो गया। कंकाल के ओझल होने पर वनराज जैसे ही उस गुदगुदे बिस्तर पर लेटा, उसे गहरी नींद ने आ दबोचा और शीघ्र ही उसके खर्राटे गूंजने लगे। लेकिन अभी उसे सोए हुए कुछ ही समय बीता होगा कि उस छोटी सी नदी से एक बहुत ही विशाल मगरमच्छ निकला और मुंह फाड़कर वनराज की ओर बढ़ा। बेचारा वनराज उस आने वाली विपत्ति से पूरी तरह से अनभिज्ञ अभी भी खर्राटे भर रहा था। मगरमच्छ ने सोते हुए वनराज को निगला और जैसे चुपचाप पानी से आया था वैसे ही पानी में चला गया। इधर सर कटे साधु की झोपड़ी में देशराज, चंद्रराज और शक्तिराज ने जब थाली में पड़े खून को पानी होते देखा तो उनके चेहरे उदास हो उठे। तभी साधु का कटा सर बोला, बहादुर युवकों, दुखी ना हो। तुम्हारे भाई के प्राणों को फिलहाल कोई खतरा नहीं। वह जादूगर विकराल के जाल में फंस अवश्य गया है, लेकिन है सही सलामत। अब तुम लोग यहाँ से जाओ। ठीक 33 दिन बाद यहाँ आना। मुझे विश्वास है कि उस समय तक तुम अपने उद्देश्य में सफल होकर लौटोगे और दुष्ट जादूगर विकराल पर भी अवश्य विजय पा लोगे और मैं भी उसके जादुई जाल से मुक्त हो जाऊंगा। हाँ, थाली से तुम तीनों थोड़ा थोड़ा खून अवश्य लेते जाओ। साधु की बात मानकर तीनों ने थोड़ा थोड़ा खून छोटी छोटी डिब्बियों में भरा और साधु से विदा लेकर एक दिशा में चल पड़े।
राक्षस के कहे अनुसार उसी दिशा में शीशे की घाटी थी। कुछ ही देर में उन्होंने जंगल पार कर लिया। जंगल पार करते ही उन्हें बाईं ओर काफी ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिखाई दिए। ये तो बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं भैया, भला इन्हें पार कर दूसरी ओर कैसे पहुंचा जा सकेगा? निकट चलते हैं, फिर ऊपर चढ़ने का कोई मार्ग खोजेंगे। तीनों पहाड़ के निकट पहुंचकर ऊपर चढ़ने का कोई सरल मार्ग खोजने लगे। शीघ्र ही उन्हें एक ऐसा स्थान दिखाई दे गया जहां से वे ऊपर चढ़ सकते थे। बस केवल यही मार्ग है ऊपर चढ़ने का। कठिन जरूर है, लेकिन सावधानी के साथ यदि बाहर निकले पत्थरों को पकड़ पकड़ कर ऊपर चढ़ा जाए तो ऊपर पहुंचना कोई मुश्किल काम नहीं। हाँ, इसके अलावा कोई चारा भी तो नहीं। बिना इस पहाड़ को पार किए हम शीशे की घाटी में नहीं पहुंच सकते। ठीक कहते हो भैया, अब वापस लौटना भी तो मूर्खता होगी। पहले मैं ऊपर चढ़ता हूँ, आप लोग मेरे पीछे पीछे आइए। कहकर शक्तिराज पहाड़ से बाहर निकले छोटे छोटे पत्थरों को पकड़ पकड़ कर सावधानी से ऊपर चढ़ने लगा। देशराज और चंद्रराज भी उसका अनुकरण करते हुए उसके पीछे पीछे ऊपर चढ़ने लगे। परंतु जैसे ही वे काफी परिश्रम करने के पश्चात पहाड़ की चोटी पर पहुंचे, न जाने कहां से एक भयानक अजगर फुफकारता हुआ उनके सामने आ खड़ा हुआ। उसे देख तीनों ने फौरन अपनी अपनी मयानों से तलवारें खींच ली। लेकिन ठहरो दोस्तों, मुझसे डरने अथवा घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने नहीं, बल्कि यहाँ से सकुशल अपने गुरुदेव के पास ले जाने के लिए आया हूँ। ओह! अजगर को मनुष्य की बोली बोलते देख उन तीनों को बहुत आश्चर्य हुआ। भाई, तुम्हें मनुष्य की बोली बोलते देख हमें बहुत आश्चर्य हो रहा है। क्या हम तुम्हारा परिचय जान सकते हैं? कौन हो तुम और हमें किस गुरु के पास, क्यों और कहाँ ले जाना चाहते हो? मेरा नाम सुचेतानंद है। इस पहाड़ के नीचे ही एक गुफा में मेरे गुरु रहते हैं और मैं उन्हीं की आज्ञा से आप लोगों को लेने आया हूँ। इस पहाड़ से नीचे उतरना आसान नहीं, अतः मेरे पीछे पीछे चले आइए। मैं आप लोगों को सकुशल नीचे पहुँचा दूंगा। हाँ, मेरे गुरु ब्रह्मानंद आपसे क्यों मिलना चाहते हैं, यह वे ही बताएंगे। कहकर अजगर एक तरफ रेंगने लगा और न जाने क्या सोचकर तीनों भाई भी उसके पीछे पीछे चल पड़े। लेकिन अभी वे कुछ ही आगे बढ़े होंगे कि सहसा चारों ओर घटाघोप अंधेरा छा गया। साथ ही साथ तेज हवा भी चलने लगी। ओह, यह क्या हुआ? दिन के समय अंधेरा? सावधान मित्रों, यह अंधकार अग्नि पक्षी के कारण हुआ है। ऊपर देखो। तीनों ने जैसे ही आकाश की ओर दृष्टि उठाई, उनके कंठ से आश्चर्यचकित चीखें निकल गई। एक विशाल पक्षी आकाश में मंडरा रहा था, जिसके पंखों के पीछे सूर्य छिपकर रह गया था। हे ईश्वर, यह कैसा पक्षी है? उफ, अति भयानक! वह विशाल एवं भयानक अग्नि पक्षी उड़ता हुआ उन्हीं की ओर आ रहा था। वह जादूगर शत्रुकाल का सेवक है और तुम्हें ही उठाने के लिए आ रहा है। तुम लोग जल्दी से पास की गुफा में छिप जाओ। मैं उसे तुम लोगों तक पहुंचने से रोकने की कोशिश करूंगा। यह तो ठीक है, लेकिन तुम उस भयानक पक्षी का मुकाबला किस प्रकार करोगे? यदि उसने तुम्हें खत्म कर दिया तो? मजबूरी है, मुझे उससे मुकाबला करना होगा, वरना तुम लोग अपने प्राणों से हाथ धो बैठोगे। जाओ, अब जल्दी से गुफा में छिप जाओ। वह सर पर आ पहुंचा है। विवश हो तीनों भाई पास की एक गुफा में जा छुपे। अजगर गुफा के मुख पर पहुंचकर अपना विशाल फन फैलाए अग्नि पक्षी से मुकाबला करने की तैयारी करने लगा। शीघ्र ही अग्नि पक्षी ने अजगर पर झपट्टा मारा और दोनों में भयानक युद्ध छिड़ गया। लेकिन जल्दी ही अग्नि पक्षी ने अजगर को बुरी तरह लहूलुहान कर दिया। उसकी हालत बुरी होते देख तीनों भाइयों से रहा न गया। अजगर खतरे में है, हमें अपने उस अनजाने मित्र की मदद करनी चाहिए, वरना वह शीघ्र ही अग्नि पक्षी के हाथों मारा जाएगा। ठीक कहते हो भैया, आओ हम तीनों उसकी मदद करें। और तीनों ने उसी समय गुफा से निकलकर अग्नि पक्षी पर आक्रमण कर दिया। पहले तो अग्नि पक्षी इस अचानक हुए आक्रमण से घबराया, लेकिन फिर संभल कर उसने देशराज और चंद्रराज को अपने दोनों पंजों में दबाया और जहां से आया था उस दिशा में उड़ गया। भैया! ओह, वही हुआ जिसका मुझे डर था। शक्तिराज पागलों के समान पक्षी के पीछे दौड़ा। तभी घायल अजगर ने उसे सावधान किया। नहीं मित्र, नहीं, अपने होशो हवास को काबू में रखो, वरना पहाड़ से गिरकर मर जाओगे। शक्तिराज को जैसे होश आया। वह मेरे भाइयों को उठाकर ले गया है। यदि मैंने उनकी मदद नहीं की तो वह भयानक पक्षी उन्हें मार डालेगा। नहीं मित्र, ऐसा कुछ नहीं होगा। वह जादूगर शत्रुकाल का गुलाम है। जादूगर शत्रुकाल एक विशेष ध्येय के अंतर्गत मनुष्यों को एकत्रित कर रहा है, इसलिए वह तुरंत ही तुम्हारे भाइयों को नहीं मारेगा। वह जादूगर शत्रुकाल है कौन? मुझे बताओ, मैं उसकी बोटी बोटी काट डालूंगा। बातों में समय नष्ट मत करो और जल्दी से यहाँ से निकल चलो।
कहीं ऐसा न हो कि कोई दूसरी मुसीबत यहाँ आ पहुंचे। गुरुजी के पास पहुंचकर तुम्हें उनके बारे में भी सब कुछ मालूम हो जाएगा। शक्तिराज ने कुछ सोचकर अजगर के साथ ही चलना उचित समझा और एक तरफ बल खाकर बढ़ते अजगर के पीछे भरे हृदय से चल पड़ा। आह, पता नहीं यह सब हमारे साथ ही क्यों हो रहा है। आखिर ईश्वर हमारे से क्यों रुष्ट है। कुछ ही देर बाद वे सकुशल पहाड़ के नीचे पहुंचने में सफल हो गए। पहाड़ की तलहटी में पहुंचकर अजगर एक स्थान पर रुक गया। मित्र, यह जो बड़ी सी चट्टान तुम्हें दिखाई दे रही है ना, इसी के पीछे एक गुफा है जिसमें मेरे गुरु रहते हैं। लेकिन इतनी बड़ी चट्टान गुफा के मुख से हटेगी कैसे? इसे हटाना मुझ अकेले के बस का रोग तो है नहीं। चिंता मत करो, मैं इसे आसानी से हटा दूंगा, कहकर अजगर आगे बढ़ा और उसने अपना फन उठाकर उस चट्टान पर जोर से दे मारा। चट्टान एक ओर सरकती चली गई। आश्चर्यजनक। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है मित्र, मेरे पीछे पीछे आओ। भीतर अंधकार है, लेकिन उससे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं डर नहीं रहा, बल्कि मुझे इस तिलिस्मी द्वार को देखकर आश्चर्य हो रहा है। तुम भीतर चलो। अजगर गुफा के भीतर प्रविष्ट हो गया। उसके पीछे पीछे जैसे ही शक्तिराज भीतर प्रविष्ट हुआ, एक तेज गड़गड़ाहट के साथ द्वार अपने आप बंद हो गया। आश्चर्य में मत पड़ो मित्र, द्वार मेरी इच्छा से ही बंद हुआ है। ओह! अजगर पुनः आगे रेंगने लगा। चलते चलते अचानक एक तरफ से उड़कर आती खोपड़ी को देखकर शक्तिराज बुरी तरह चौंक उठा। ओह! वह क्या बना है? वह खोपड़ी उड़ती हुई ठीक उसके सामने आकर हवा में ठहर गई। खतरा भांपकर शक्तिराज ने जल्दी से तलवार संभालकर उस पर वार करना चाहा। तभी खोपड़ी एक भयानक अट्टहास कर उठी, जिससे वह स्थान बुरी तरह झंझना उठा। हा हा हा! डरो नहीं शक्तिराज, डरो नहीं। अब तुम सुरक्षित हो, बेखौफ आगे बढ़ो। अरे, यह तो बोल भी सकती है। लेकिन तुम हो कौन? मैं यहाँ का रक्षक हूँ, अपने स्वामी के किसी भी दुश्मन को भीतर नहीं आने देता, कहकर खोपड़ी अचानक ही गायब हो गई। यह सब क्या चक्कर है मित्र? घबराओ नहीं शक्तिराज, वास्तव में वह खोपड़ी हमारे इस निवास स्थान के एक रक्षक की थी। ऐसे न जाने कितने रक्षक इस स्थान के चप्पे चप्पे में फैले हुए हैं। आओ आगे चलते हैं, अब गुरुजी का निवास स्थान कुछ ही दूरी पर है। दोनों फिर आगे बढ़ने लगे। थोड़ी देर तक चलते रहने के पश्चात अंधेरा खत्म हो गया और दिन जैसी रोशनी नजर आने लगी। इसी के साथ शक्तिराज सामने का दृश्य देखकर मंत्रमुग्ध होकर अपने स्थान पर खड़ा का खड़ा रह गया। वाह, क्या मनोहर दृश्य है! मैंने तो ऐसे स्थान की कभी कल्पना भी नहीं की थी। क्यों शक्तिराज, कैसा लग रहा है हमारा आश्रम? अति सुंदर। तो चलो आगे बढ़ो, पास ही नदी में गुरुजी की कुटिया है। अजगर के साथ कुछ आगे बढ़ने पर शक्तिराज को एक छोटी सी नदी दिखाई दी, जिसके बीचों बीच एक सुंदर सी कुटिया दिखाई दे रही थी। नदी का पानी बिल्कुल दूध की तरह सफ़ेद था। नदी के ऊपर कुटिया तक जाने के लिए एक सुंदर सा छोटा पुल भी बना हुआ था। वही है गुरुजी की कुटिया। सब कुछ किसी सपने जैसा है। दोनों उस पुल के होते हुए झोपड़ी के भीतर प्रविष्ट हो गए। अंदर एक रुई जैसी सफेद एवं लंबी दाढ़ी वाला साधु ध्यान मग्न मुद्रा में चीते की खाल पर बैठा हुआ था, जिसने उनके भीतर आते ही आंखें खोल दी। प्रणाम बाबा, आयुष्मान हो बेटा, आओ हमारे पास बैठो। शक्तिराज साधु के निकट जाकर बैठ गया। कुछ क्षणों तक शक्तिराज के चेहरे को साधु घूरता रहा, फिर बड़े ही मृदुल स्वर में बोला, मैं तुम्हारे आश्चर्य और दुख का सारा हाल जानता हूँ। तुम्हारे भाइयों और तुम्हारे साथ अब तक जो कुछ बीता वह भी जानता हूँ। लेकिन वीर, तुम बिल्कुल भी ना घबराओ। मैं तुम्हारे भीतर वह शक्ति देख रहा हूँ जिसकी मुझे वर्षों से तलाश थी, प्रतीक्षा थी। तुम ही वह एकमात्र युवक हो जो मेरी सहायता कर मेरी समस्या का समाधान कर सकते हो। यह आप कैसी विचित्र विचित्र बातें कर रहे हैं महाराज। मेरा इंतजार आप वर्षों से क्यों कर रहे हैं? और सब कुछ जानते बूझते भी आप मुझ अभागे से किस प्रकार की सहायता की आशा रखते हैं? बताऊंगा, तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, और तुम्हारी अब तक की सारी जिज्ञासा को शांत करते हुए यह भी बताऊंगा कि तुम्हारे भाइयों के साथ अब तक की घटनाएं क्यों और कैसे घटी। लेकिन पहले तुम नहा धोकर कुछ खा पी लो, उसके बाद विस्तार से बातें होंगी। क्या शक्तिराज अपने तीनों भाइयों को छुड़ा पाने में सफल हो सका? जादूगर शत्रुकाल का क्या रहस्य था और उसने शक्तिराज को दोनों भाइयों का अपहरण क्यों किया? क्या शक्तिराज शीशे की घाटी तथा भयंकर द्वीप पहुंच पाने में सफल हो सका? साधु ब्रह्मानंद की ऐसी क्या समस्या थी जिसके लिए उन्हें वर्षों से विशेषकर शक्तिराज जैसे बहादुर नौजवान की ही प्रतीक्षा थी? यह सब हम जानेंगे अपने अगले वीडियो भयंकर द्वीप में।
तब तक के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।